नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। एक समय था जब कहा जाता था कि देश की राजनीति जब लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालेगा। आज साहित्य कहाँ है और पत्रकारिता से वह गुमसा हो गया क्यों लगता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी हिंदी के जानकार हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और साहित्य समीक्षक के रूप में इनकी एक विशिष्ट पहचान है। न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत में इनकी साहित्यिक समीक्षा को लोग बड़े आदर से देखते हैं। तो सर से हम जानते हैं कि आखिर पत्रकारिता से साहित्य गुम सा हो गया लगता है या फिर गुम हो गया है। सर, क्या स्थिति है साहित्य में, पत्रकारिता में? आपने जो शुरू में बात कही, पहले उसकी बात करता हूँ। बहुतों से मैंने सुना है जिनकी शिक्षा विधिवत नहीं हुई, कॉलेज स्कूलों में नहीं पढ़े और हिंदी के बड़े लेखक हुए, उन्होंने खुद कहा है कि अखबार पढ़कर मैंने अपनी भाषा सीखी। भाषा सिखाते थे अखबार, इतनी शुद्धता होती थी, प्रूफ रीडर होते थे अखबारों में। अब वो जगह ख़त्म हो गई। साहित्यिक लेखन को मांझने के लिए ज़मीनी स्तर पर, जैसे ही बच्चा आपने देखा था, वो लिखे तो कहाँ कौन छापेगा, तो अखबारों में होता था पहले बालक कोना कुछ ऐसा। आखिर उसको कहीं पर अपने को अभिव्यक्त करने की वो देखे, अपना नाम छपा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, आगे लिखेगा। अब क्या है, फीचर सेक्शन जिसको कहते हैं, अधिकांश अखबारों में फीचर सेक्शन गायब है, हिंदुस्तान में नहीं है। और फीचर आएगा कहाँ से, तो जहाँ उनका मुख्यालय है सारे विद्वान वहीं रहते हैं। अगर कुछ कहानी कविता भेजेंगे भी, कविताएं तो नहीं ही, तो वहीं सिमट गया है। इस तरह से आप अगर स्थानीय प्रतिभाओं को मांझेंगे नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, आपको नई पीढ़ी में कैसे वो साहित्यिक जागरूकता आएगी। एक छोटी सी घटना सुना दूँ। मैं बनारस में पढ़ा हूँ इसलिए याद है। बाबूराव विष्णु परारकर, पितामह कहा जाए पत्रकारिता के, क्या सुनी बात कह रहा हूँ। मोती महल वाले जो लोग थे, उन्होंने ही आज ज्ञान मंडल यंत्रालय बनाया था, बाजार अखबार निकाला था और परारकर जी को महाराष्ट्र से लेके आए थे। उन्हीं मालिकों ने कभी कोई समाचार इनके लिख कर भेज दिया कि संपादक महोदय इसको अखबार, कल के अखबार में डाल दीजिएगा। अगले दिन उन्होंने देखा कि समाचार नहीं छपा है उनका। तो मालिक जो अखबार के थे, उन्होंने परारकर जी से पूछा कि हमने आपको कहा था समाचार छपने की, छपा नहीं। परारकर जी ने निर्द्वंद भाव से कहा कि ये समाचार छपने लायक नहीं था, आप सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि यह बात लोगों में सर्कुलेट हो जाए, तो अलग कागज़ पर छाप कर मैंने हर अखबार में डाल दिया था। तो आपकी बात तो पहुंच गई, लेकिन उसमें न्यूज़ वैल्यू नहीं था वो छपने लगा। यह साहस कितने पत्रकारों में है आज। भाषा के बारे में मेरे पास एक किताब है, अब तो रहे नहीं, नरेंद्र कोहली, वो बहुत खींचते थे। आपको जब शब्दों का सही ज्ञान नहीं होगा तो अखबार में जो आ रहा है हम पढ़ रहे हैं तो हम समझेंगे कि वही है। जैसे एक शब्द का उदाहरण देते हैं, कोहली जी उस पर बहुत नाराज़ हुए थे, आखिरी बार आए भी थे तो केवल उसी, बीमार भी थे, उसी के चलते वो खींच गए और कार्यक्रम 10 मिनट में छोड़ के चले गए। उस समय उनको पद्मश्री मिली थी। तो जो एंकर थी वो बेचारी अपना प्रेम से, उत्साह से, अखबारों में उन्होंने जो पढ़ा था वही भाषा उनको याद थी। बार बार 2 मिनट पर वो कहें, अपने जानते कि खुश होंगे केसरी कोहली जी। अभी अभी सर को, अभी कोहली जी को क्या है, कौन सी पद्मश्री से नवाजा गया है। हर 2 मिनट में बोले अभी अभी भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा है। इसी पर कोहली जी उखड़ गए। भाषण दे रहे थे, अब केवल नवाजा को उन्होंने पकड़ा कि उर्दू और फारसी के शब्दों के अर्थ का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उसका प्रयोग क्यों करिए। तो मुझको लगा कि उस बेचारी एंकर के क्या, तो हर अखबार में किसी को कोई पुरस्कार मिलता है तो अमुक ने उनको इस पर पुरस्कार से, इस सम्मान से नवाजा। कोहली जी ने कहा कि नवाजिश का माने होता है कृपा। तो नवाजना माने कृपा, माने अगर सम्मान दे रहे हैं कोई हमको
जो हम पर दया कर रहे हैं तो मत दया करिए। कहना चाहिए कि ये इस सम्मान से विभूषित किया गया या सम्मान प्रदान किया गया। अब हर अखबार में देख लो तुम, किसी को सम्मान मिला है, अमुक सम्मान से इनको नवाजा गया। तो जो नई पीढ़ी जो अखबार पढ़ रही है उसको लगता है कि सबसे बढ़िया प्रयोग नवाजा है। कहीं भी 500 रुपये का 501 का भी कहीं पुरस्कार लोकल भी मिले, आज इनको अमुक संस्था ने 501 रुपये का नगद पुरस्कार देकर से नवाजा। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अब जैसे देखते होंगे नेताओं को रिपोर्टिंग में हम देखते हैं अक्सर, उन्होंने देश को बतलाने का काम किया कि क्या गड़बड़ी हो रही है। मान लो ये बात है, बतलाने का काम क्या है, बतलाया। सीधी सी बात है, वाक्य प्रयोग हर में सरकारी टिप्पणियों में देखोगे, अखबारों में जो छप रहा है आजकल, उन्होंने यह काम किया। उन्होंने गरीबों को भोजन कराने का काम किया। भोजन कराया, गरीबों को अन्न बांटने का काम किया। अन्न बांटा, गरीबों में अन्न बांटा, गरीबों को अन्न दिया। तो वो भाषा के प्रति वो जागरूकता ही नहीं रह गई। क्या रीजन क्या है सर? वही तो हम जानना चाहते हैं कि जो मतलब पत्रकारिता से साहित्य गुम हुआ, क्या रीजन? दो बातें। अब जो मैंने पत्रकारिता के जो संस्थान है, एक आध दो बड़े को पुरानों को छोड़ दिया जाए तो वो दुकानें हो गई। तो अब जो अखबार निकल रहे हैं उनकी रुचि क्या इसमें है कि हम देश की सेवा करेंगे पत्रकारिता के माध्यम से, कि वो बाजार नहीं चला रहे हैं। आज ही हिंदुस्तान देख लीजिए, जबकि वो नेशनल अखबार है, लगातार 3 पेज पढ़ते जाइए, एकदम फुल पेज मेरे पास अखबार पढ़ा, 3 पृष्ठ दोनों तरफ फुल पेज विज्ञापन है। तो वो अखबार निकाल रहे हैं। एक समय ये था अखबारों का, याद करो, अखबारों की सैद्धांतिकी थी प्रथम पृष्ठ पर विज्ञापन नहीं जाएगा। अब प्रथम पेज तो छोड़िए, 4 पृष्ठ लगातार पूरे पेज का विज्ञापन जा रहा है। तो आप तो रोजगार कर रहे हैं, पत्रकारिता मिशन तो रह नहीं गया है। एक चीज़ जो हमको लगता है सर, पहले जो पत्रकार आते थे वो साहित्यिक परंपरा साथ लेके आते थे, और उनको अभिव्यक्ति के लिए दिनमान, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं भी थी जिनसे वो अभिव्यक्ति भी करते थे। और चूँकि ज़माना तब इतना मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो लोगों के पास पढ़ने के लिए समय भी था। पत्रिकाएं भी वैसी थी। अब सोचिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका थी धर्मयुग। मैं सिमडेगा में रहता था उस समय। मेरी रचनाएं लगातार, आज के बच्चों को आती नहीं, इसलिए कौन जानता, कोई होंगे ऐसी। धर्मयुग में लगातार मेरी रचनाएं छपती थी। और उससे थोड़ा उसके छोटे भाई जैसा साप्ताहिक हिंदुस्तान था। साप्ताहिक हिंदुस्तान बिरला का था और वो डालमिया का था। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। धर्मयुग बंद हो गया भाई। धर्मयुग भारती का निधन हुआ, गणेश मंत्री कुछ दिन चला, बंद हो गया। और कल धर्मयुग नहीं बंद हुआ, उनकी सारी हिंदी पत्रिकाएं बंद हो गई। इवन सिनेमा वाली पत्रिका माधुरी छपती थी, बंद हो गई। कहानी पत्रिका सारिका निकलती थी, बंद हो गई। बच्चों के लिए पराग निकलता था, बंद हो गया। मैंने हिंदी के प्रति शौक का क्या भाई, तो घाटा हो रहा, हम घाटा हम कब तक चलाएंगे। कल तक आप घाटा नहीं था, एक दिन धर्मयुग से घाटा होने लगा। सर अगर हम लोग साहित्यिक पत्रकारिता की बात करें, वही तो कह तो अभी आहा जिंदगी जो पहले आ रही थी दैनिक भास्कर समूह की, तो वो शुरुआत के दौर में काफ़ी पठनीय थी। हाँ, मुझको तो बहुत नहीं जमी, लेकिन कुछ लोग थे जो कहते थे हम धर्मयुग के टक्कर की निकल रही है। उसका एक मिशन था। आज यदि कहा था ना, तो पॉजिटिविटी, मैंने नकारात्मक कहानियाँ या घटनाएं और छपता ही नहीं था। तो एक खास टेस्ट वाले लोगों को वो पत्रिका अच्छी लगती थी। और नहीं, भाषाई भाषा की तो एक जमाने में अज्ञेय जी जैसा संपादक, और वो कौन सा तुमने नाम लिया था, उन्हें न्यूज मैगजीन निकल रही थी, दिनमान, टाइम्स ऑफ इंडिया की दिनमान। अज्ञेय जी संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा प्रकाशक, और जब अज्ञेय जी प्रधान संपादक थे, खोज के अपनी कवियों वाली, लेखकों वाली टीम लाए हुए थे लोग। मैंने हिंदी
उस पत्रिका को पढ़ते तुम्हारी हिंदी संवर रही थी। बंद है। मैंने बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया तो इतना रिस्क ले सकता है ना कि दिनमान जैसी पत्रिका निकालते रहता, आगे नहीं रहे। लेकिन अभी भी कई लोग बचे हुए हैं, कई लोग बचे हुए हैं। वो भीतर से लगन ही नहीं, कहा नहीं कि सारा ये बैनाथ जी कहा करते थे, यहाँ के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, वो कहते थे कि पब्लिक अखबारों का निकालना पहले क्या था, जनसेवा थी। अंग्रेजी का क्या शब्द वो कहते थे कि अब वो प्रोफेशन बन गया, रोजगार। पत्रकार भी नौकरी कर रहा है, वो देश की सेवा नहीं कर रहा है। तो जब तुम नौकरी करने जा रहे हो 10 से 4 वाली, तो जैसे ही 4 बजे भैया जान मेरी छुए, मैंने प्रेस में 10 से 4 नहीं है, टाइम बटा रहता है। वही ना है, किसी तरह से मेरा क्या समाचार लिखना है सर, या लिख दो ना भाई, किसी तरह से 2-4 लिखे, जान मेरी छूटे। मान लो तुम्हारा 12 बजे ऑफ होता है, घर यहीं जान छूटे। अच्छा, आप रांची एक्सप्रेस में रंग और व्यंग कॉलम लिखा करते थे। 25 साल से ज़्यादा लिखते रहे। तो ये जो रंग और व्यंग कॉलम था, उस समय क्या रिस्पॉन्स, हम लोग तो खासकर बड़े चाव से आपका जो कॉलम था वो पढ़ते थे, रांची एक्सप्रेस जब हम लोग पढ़ते थे उस समय। एक फंक्शन बताएं, हमको गोस्वामी जी कहते थे कि आपका रंग और व्यंग कितना पढ़ा जाता है, बाहर निकलिए तब ना पता लगेगा। मैंने ऐसा कहते थे मेरे मित्र थे। अभी एक फंक्शन में हम गए थे, तो हमको याद आया, एक रिटायर करके नाम नहीं उठ रहा है, सिसई कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो कभी कभी लिख जाते, उनका एक व्यंग हमने पढ़ा था, तो बड़ा मज़ा आया था। वहीं बैठे थे, तो उनका भाई आप व्यंग लिखना छोड़ दिए, पढ़े थे हम पत्रिका में, बड़ा मज़ा आया। तो कभी एक लिख दिए मैंने। तो उन्होंने कहा कि सर आप हमारा नाम ले रहे हैं, हमने लिख दिया। हम लोगों को अभी तक याद है, कुंवारी पिच पर खेलने का संकोच, वही रंग व्यंग में निकला था। हुआ क्या था पता नहीं कौन शहर था, वहाँ नया क्रिकेट ग्राउंड बना था, और कपिल देव की कप्तानी में वहाँ पहला मैच हुआ था, कपिल देव हार गए थे। क्रिकेट में प्रेम था, हारने से हमको भीतर जो चुभन और दुख हो रहा था ना, हम लिखे कुंवारी पिच पर खेलने का संकोच। इसका थोड़ा दूसरा अर्थ है गुदगुदाने वाला भी, कि लजा गए कि कुंवारी है तो क्या है। तो था, जुनून था, लोकप्रियता थी, वो भी खोजना पड़ेगा ना। और लोग गुजरते जा रहे हैं। एक दैनिक भास्कर में अभी कुछ दिन पहले तक उसका कौन था, राजू श्रीवास्तव का व्यंग छपता था ना, चले गए वो। उसका कोई सब्स्टिट्यूट कहाँ मिलेगा अब। नहीं तो आपका भी छपा था दैनिक भास्कर में, मतलब आलेख तो छपता ही था। हाँ, तो वही कहा ना, तो पहले हमने कहा कि अभी लोगों का सारे विद्वान लोग, दैनिक भास्कर भोपाल से निकलता है, तो सारे विद्वान भोपाल में रहते हैं। और विद्वान तो छोड़ो, दैनिक भास्कर में तो ऐसा लगता है कि जैसे साहित्य अछूत है, कोई सवाल ही नहीं है। कोई साहित्य कहाँ है, फीचर सेक्शन नहीं है। पहले हमको याद है रचनाएं छपती थी, रुपए का मूल्य नहीं है लेकिन दृष्टि का मूल्य है। मेरी रचना इतनी बड़ी बड़ी छवि ना, दैनिक भास्कर वाला 500 रुपये देता था। बल्कि हम उत्साह से अखबार लेने लगे कि भाई तो 2 ही रचना में 1000 हो जा रहा है, जो साल भर का खर्चा दे रहा है बेचारा। अब कोई फीचर छपना ही नहीं है, तुम्हारा छपेगा नहीं तो पैसा छोड़ो। अच्छा सर, वो पत्रकारिता से जो साहित्य का जो लोप हुआ है, उसका नुकसान क्या है? कहते रहे भाई कि अखबार से भाषा सीख रहा था आदमी। अखबार में आप लिख रहे हैं कि उनको पंथी से नवाजा गया, अखबार में रहता है, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो कल लिखेगा परीक्षा में भी नवाजा गया। किसी बड़े आदमी का नाम लेना है, इनके बारे में क्या जानते हो, लिखो, इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, ये नहीं लिखेगा क्योंकि वो पढ़ता है अखबार में। तो संस्कार तो बिगाड़ रहे हैं ना। जो कह रहे हो कि भाषा अखबार की कमजोर हो, क्या हो रहा है, पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और क्यों बर्बाद कर रहा है? आप मजे हुए पत्रकारों को रखना ही नहीं चाह रहे हैं, ज़्यादा पैसा देना होगा। नयका के समय हमें पास के हिंदी में है सर, तो आ गया, इनको कम पैसा में काम चल रहा है, पत्रकार मिल गया, काम चल रहा है। लेकिन उसका कितना लंबा नुकसान हो रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। तो गुलेरी जी
उन्हीं चंद्र शर्मा की बात कर रहा हूँ ना? जी सर। गुलेर गांव के रहने वाले थे, पंजाब का, इसीलिए अपने कांगड़ा का। हाँ, तो चंद्र शर्मा गुलेर ही लिखते थे। हाँ, कांगड़ा जिले के गुलेर गांव के थे। तो उन्होंने केवल 3 कहानियाँ ज़िंदगी में लिखी सर। मूलतः कहानीकार नहीं था, हालांकि 3 ही में से उसने कहा था अमर कहानी हो गई। वो मूलतः भाषा विज्ञानी पंडित थे, इसीलिए तुमको भाषा का वो चमत्कार दिख रहा है। संस्कृत के पंडित थे तो भाषा विज्ञान मथा हुआ, और हिंदी को लगा कि इस देश की भाषा जो चलने वाली भाषा है वो हिंदी है, तो अपने संस्कृत ज्ञान का प्रयोग उन्होंने हिंदी को मांझने के लिए किया। और कैसे लोग थे ये समझ लो, कोई करोड़पति तो वो थे नहीं, BHU में उनको हिंदी विभाग में बहाल किया गया, आग्रह किया गया कि आप आ जाइए, उनका हम पारिश्रमिक नहीं लेंगे। तो कैसे, तो 1 रुपया दे दीजिएगा। 1 रुपये पारिश्रमिक पर चंद्र शर्मा गुलेरी जैसा विद्वान वेतन पर BHU में प्रोफेसर था। तो दोनों से समर्पण की बात हुई। रामचंद्र शुक्ल जो एकदम स्टैंडर्ड, इनको मानक हम कहेंगे, आज भी क्या उसको कहें, जो हृदय की भावनाएं हैं, भावनाओं पर लेख रहे, उत्साह, लज्जा, ये फीलिंग्स है ना, उन पर उन्होंने जो निबंध लिखे हमको अभी तक याद है। क्या लोग थे, उत्साह शुरू ही उन्होंने किया, हृदय की आनंदपूर्ण उमंग का नाम उत्साह है। और फिर एकदम असली मास्टर जैसा, स्कूल टीचर जो है, उन्होंने समझाया है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, अचानक दरवाजे से कोई आया, आइए आइए, लेटे हुए आइए, आइए। कोई आया, इतने उत्साहित हुए आप कि पलंग से कूद गए, अरे आइए आइए। तो तुम्हारे स्वर में इसलिए कहा कि आनंदपूर्ण उत्साह, देख के खुश हो गए तब ना वो होगा, पलंग से कूद गया, आइए आइए। मैंने मनोभावों पर वो निबंध लिख रहे थे। IDCB से बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आप दोनों का, आपके कैमरामैन का भी और आपका भी। आप लोगों ने मन को मेरे हल्का करने का अवसर दिया, इतनी प्यारी बातें आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। आप दोनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ।